काफी लंबा और मुश्किल दौर झेलने के बाद मैं आखिरकार ओजाक्स के बीच एक जर्जर से कैबिन में आकर रुका। मेरी नौकरी चली गई थी, मॉर्गेज की किश्तें भरना नामुमकिन हो गया था और बैंक ने मेरा घर जब्त कर लिया था। सच कहूं तो वो दौर बहुत भयानक था। मेरी पत्नी 2 साल पहले गुजर चुकी थी और उसके बाद से हर दिन ऐसा लगता था जैसे बहती नदी के उलट तैर रहा हूं। एक वक्त के बाद मेरे अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई थी। 2014 में जब बैंक ने मेरा घर ले लिया तो मैंने एक पुराने दोस्त से मदद मांगी जिसके पास आरकानसस में जंगल के किनारे एक कैबिन था। उसने कहा कि जब तक मैं दोबारा संभल नहीं जाता तब तक मैं उसे नाम मात्र के किराए पर ले सकता हूं। मुझे लगा गाड़ी में सोने से तो वो कैबिन ही बेहतर होगा, तो जो थोड़ा बहुत सामान बचा था वही समेटा और वहां शिफ्ट हो गया। अगर आप कभी ओजाक्स नहीं गए हैं तो जान लीजिए, वो जगह बहुत खूबसूरत और शांत है, लेकिन साथ ही ऐसा भी महसूस कराती है जैसे आप किसी और ही दुनिया में हो। वो कैबिन एक संकरी कंकड़ भरी सड़क से हटकर था, जिसके दोनों ओर ऊंचे पेड़ थे, ऐसे झुके हुए थे जैसे कोई राज छुपा रहे हों। वो जगह छोटी और खस्ताहाल थी, ना टीवी था ना इंटरनेट, और बरामदा थोड़ा दाईं तरफ झुका हुआ था। वहां की रातें पूरी तरह काली होती थीं और सबसे नजदीकी पड़ोसी भी करीब आधा मील दूर थे। मैं खुद को समझाता रहा कि ये खामोशी मुझे सोचने पर मजबूर करेगी, मेरी पत्नी के जाने के दर्द को समझने में और आगे क्या करना है ये तय करने में मदद करेगी। शुरुआती कुछ हफ्ते काफी शांत गुजरे। मैं ज्यादातर दिन लोकल लाइब्रेरी से रिज्यूमे भेजने में बिताता था। लाइब्रेरी करीब 1 घंटे की ड्राइव पर थी और शाम में मैं कैबिन में इधर उधर मरम्मत करते हुए बिताता, चरमराते फर्श को किसी तरह मजबूत करने की कोशिश करता। मैं ज्यादातर अपने में ही रहता था। रात में कई जंगली जानवरों की आवाजें आती थीं। उल्लू, लोमड़ी और पॉसम कैबिन के बाहर कूड़े को खंगालते थे, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा नहीं होता था जो सच में डरा दे। सच कहूं तो मुझे वो एहसास अच्छा लगने लगा था। चारों तरफ फैली प्रकृति के बीच में रहना मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे कभी ज्यादा अकेलापन महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर करीब तीसरे हफ्ते से कुछ अजीब बातें होने लगी। एक शाम मैंने अपने बेडरूम की खिड़की के ठीक बाहर सूंघने जैसी आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटे थूथन वाला जानवर दीवार को सूंघ रहा हो। वो आवाज बिल्कुल साफ थी, गीली और भारी सांसों जैसी आवाज। उस वक्त मैंने मान लिया कि वो कोई काला भालू होगा, लेकिन मैं आरकानसस में इतना रह चुका था कि भालुओं की आवाज पहचान सकूं, और वो आवाज वैसी नहीं थी। भालुओं की फूंक गहरी और भारी होती है, जबकि वो आवाज कहीं ज्यादा तीखी थी। बीच बीच में गुरगुराहट और चीख जैसी आवाज आती थी। मुझे याद है मैंने बेडसाइड लैंप बंद किया ताकि शीशे की चमक हटे, लेकिन अंधेरा इतना था कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैंने खिड़की खोली और टॉर्च जलाने की कोशिश की, वो आवाज अचानक बंद हो गई, मानो बाहर जो भी था वो भाग गया था। कुछ रातों बाद मुझे बरामदे के पास मिट्टी में ताजे पंजों के निशान दिखे। निशान बड़े थे, लेकिन आम काले भालू के पंजों जितने बड़े नहीं। जो चीज सबसे ज्यादा अजीब लगी वो थी उनकी बनावट। उंगलियां बहुत लंबी थीं और पंजों में अजीब सा घुमाव था। उन निशानों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने सोचा हो सकता है कोई बीमार भालू हो, लेकिन उन निशानों में कुछ तो गड़बड़ थी। उसी रात मुझे किचन की खिड़की के पास कैबिन की दीवार पर पंजों के खरोंच के निशान मिले। निशान ऊपर से नीचे थे, जैसे कोई चीज पिछले पैरों पर खड़ी होकर लंबे मुड़े हुए पंजों से लकड़ी को नोच गई हो। मुझे वो आम भालू के खरोंच बिल्कुल नहीं लगे। मेरे दिमाग में एक कहानी सी बनने लगी कि शायद कालू भाले की कोई स्थानीय किस्म या कोई और अजीब जानवर मेरे कैबिन के आसपास रह रहा है। वो शांत था या खतरनाक, ये देखना अभी बाकी था। वैसे मैं कोई जीव विज्ञानी नहीं हूं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इस बात के और सबूत मिलते गए कि कुछ असामान्य चीज मेरे कैबिन के आसपास मंडरा रही थी। एक सुबह मैं उठा तो देखा कूड़ेदान उल्टा पड़ा था
और उसका ढक्कन आधा कुतरा हुआ था। ढक्कन की कुंडी में अजीब से धूसर बाल फंसे हुए थे। वो भालू से ज्यादा किसी सूअर के बालों जैसे लग रहे थे, लेकिन बाल इतने लंबे थे कि सूअर के भी नहीं हो सकते थे। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, रात की वो मौजूदगी और बढ़ने लगी। हफ्ते में कम से कम 3-4 बार मुझे बरामदे के ठीक बाहर घिसटते कदमों की आवाज सुनाई देती। कभी कभी अगर चांदनी होती तो पेड़ों के बीच एक झुके हुए भारी साए की झलक मिल जाती। मुझे कभी साफ साफ नहीं दिखा, लेकिन जितना दिखा वो भारी शरीर वाला था। उसका सूअर जैसा थूथन था और फर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बीमारी से झड़ रहा हो। सच में उसे देखकर बदन में सिहरन दौड़ जाती थी। मैं खुद को समझाता रहा कि ये बस एक बीमार काला भालू है, लेकिन अंदर से मुझे लगता था कि मामला इतना सीधा नहीं है। एक रात मुझे पिछले दरवाजे के पास गहरी और टूटी फूटी गुरगुराहट सुनाई दी। आवाज में झुंझलाहट थी, जैसे वो अंदर घुसना चाहता हो, लेकिन घुसने का तरीका समझ ना पा रहा हो। मैंने अपना बेसबॉल बैट उठाया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास बंदूक नहीं थी, और दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ा। एक ऐसा पल आया जब हम दोनों, वो बाहर और मैं अंदर, बस वहीं खड़े रहे। पतली लकड़ी के उस दरवाजे के आर पार मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। उसकी धीमी सूंघती हुई सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे यकीन था वो भी उसे सुन सकता था। और फिर पहले की तरह ही वो वहां से हट गया। मेरे चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। मामला तब और बिगड़ गया जब रात में वो खिड़कियों पर पंजे मारने लगा। मैं कांच पर नाखून घिसटने की आवाज से नींद में चौंक कर उठ जाता। मुझे लगने लगा कि वो अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहा है, अलग अलग जगहें आजमा रहा है। एक बार उसने खिड़की पर चिकनी और बदबूदार लकीरें छोड़ दी, जिन्हें साफ करने में मुझे बहुत वक्त लगा। मैं वहां सूरज ढलने से डरने लगा था। कैबिन के चारों तरफ मोमबत्तियां जलाता था। रोशनी से ज्यादा दिलासा पाने की कोशिश करता था, मानो थोड़ी सी और रोशनी उस चीज को दूर रख सकती थी। और जब वो आसपास नहीं होता था, तब मैं अपनी ही तकलीफों से जूझ रहा होता था। पत्नी के जाने का गम, कंगाली और लगभग बेघर होने का तनाव मुझे नोचने लगा था। कभी कभी वो कैबिन मुझे जेल जैसा लगता था, लेकिन मैं रुका रहा, क्योंकि वो सस्ता था और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मेरे दोस्त ने कहा था मैं जितने दिन चाहूं वहां रह सकता हूं, तो मैं वहीं टिका रहा, इस उम्मीद में कि वो जानवर शायद दिलचस्पी खो देगा। लेकिन फिर आई वो सबसे भयानक रात, वो रात जो शायद मुझे खत्म ही कर देती। तब मार्च का आखिरी वक्त था। मौसम थोड़ा गर्म था और कैबिन के आसपास जंगल में गीली पत्तियों और ताजे रस की गंध थी। मैं कैबिन के बाहर खड़ा था, हाथ में कॉफी मग था। मैं इधर उधर टहल रहा था, शांति महसूस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। वही छठी इंद्री जो बता रही थी कि मैं अकेला नहीं हूं। और सच में मेरी बाईं तरफ टहनियां टूटने की आवाज आई। मैंने टॉर्च घुमाई और मुझे उस आकृति की झलक मिली। वो आकृति बड़ी, झुकी हुई और उखड़े फर से ढकी थी, और उसका वो छोटा सूअर जैसा थूथन दिख रहा था। इस बार वो मुझसे सिर्फ करीब 20 फीट दूर था, आधा पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। जब हमारी नजरें मिली तो उसने मेरी तरफ गुर्राया। लगातार गुर्राने की आवाज आती रही, जो धीरे धीरे एक ऊंची चीख में बदल गई, और फिर एक लंबी छलांग मारकर वो चीज मेरी तरफ दौड़ पड़ी। मैं घबरा गया। मैंने टॉर्च गिरा दी और बरामदे से कूदकर दौड़ पड़ा, इस उम्मीद में कि वो मुझ तक पहुंचे उससे पहले मैं घूमकर कैबिन के दरवाजे तक पहुंच जाऊं। कीचड़ में मेरे बूट्स फिसल रहे थे और मैं उस जीव की सांसें सुन सकता था। वो इतना करीब था कि उसकी गुर्राहट और टूटती टहनियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो मेरे और पास आ रहा था। मैं कुछ मोटे चीड़ के पेड़ों के बीच से निकल गया। मेरे शरीर में दौड़ता एड्रेनलिन मुझे आगे बढ़ा रहा था। मेरे पीछे भारी कदमों की आवाज आ रही थी।
और कसम से मुझे अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांस महसूस हो रही थी। मैं तेजी से एक पेड़ के नीचे से निकला। मेरा चेहरा तने से टकराने ही वाला था। तभी मेरी नजर के कोने में केबिन के बरामदे की लाइट दिखी। मैं खुद को आगे धकेलता रहा, आधा फिसलता आधा दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागता रहा। किसी चमत्कार से मैं बरामदे तक पहुंच गया, दरवाजा झटके से खोला और खुद को अंदर फेंक दिया। मेरा कंधा चौखट से जोर से टकराया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने पैर से दरवाजा बंद किया और तुरंत कुंडी चढ़ा दी। फिर मैं फर्श पर ढेर हो गया और हांफते हुए सांस लेने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर मैंने उस चीज की चीख सुनी। वो भयानक थी। वो एक गहरी कराहट थी जो सुअर जैसी चीख पर खत्म हुई। वो इतना पास था कि उसके वजन से बरामदे की लकड़ी चरमराती सुनाई दे रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बस सुनता रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहा। कुछ सेकंड्स तक वो दरवाजे पर पंजे मारता और खरोंचता रहा। मैं दुआ कर रहा था कि वो अंदर ना घुस जाए। फिर अचानक वो शायद भाग गया, क्योंकि सब कुछ शांत हो गया था। बस मेरे कानों में मेरे दिल की धड़कन गूंज रही थी। मेरे लिए वही आखिरी लिमिट थी। मैं उस कैबिन में और नहीं रह सकता था। एक हफ्ते के अंदर मुझे पास के कस्बे में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। इतने पैसे हो गए कि गाड़ी में पेट्रोल भर सकूं और मैं वहां से निकल पड़ा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि आखिरी महीने का किराया वो रख ले, क्योंकि मेरा हो चुका था। हालांकि मुझे नहीं पता वो उस जीव की बात पर यकीन करता भी था या नहीं। जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसने बस सर हिलाया और कहा कि वो इस बारे में देखेगा। मैंने उसे बार बार धन्यवाद किया कि उसने मुझे वहां रहने दिया, लेकिन मैं कभी ये जानने के लिए वापस नहीं गया कि उसने भी कुछ देखा या नहीं। आजकल जिंदगी काफी मेहरबान है। एक ठीक ठाक नौकरी है जो बिल भर देती है। मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो गया हूं जो घने जंगल से बहुत दूर है। कभी कभी उस रात का डरावना सपना आ जाता है। मुझे लगता है ऐसे सदमे के बाद ये नॉर्मल है, और वो वाकई एक ट्रॉमा था। किसी बड़े जानवर द्वारा पीछा किया जाना और लगभग मर जाना, ऐसी चीज जिंदगी भर साथ रहती है। शायद मैं कभी ना जान पाऊं कि वो चीज असल में क्या थी, लेकिन मैंने ये जरूर सीख लिया कि हम इस दुनिया को उन चीजों के साथ साझा करते हैं जिन्हें हम पूरी तरह नहीं समझते। कुछ ऐसी चीजें जो शायद तुम्हें खाना चाहती हैं, या कम से कम ओज़ार्क्स की पहाड़ियों में घसीटते हुए ले जाना चाहती हैं। आज मैं आपके साथ अपने 200 साल पुराने एक कैबिन में रहने का अनुभव साझा करता हूं। ये सारी घटनाएं उन 3 साल के दौरान हुई जब मैं उस कैबिन में रहा। 2012 की शुरुआत में मेरी बचपन की एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसका रूममेट बनना चाहूंगा। मुझे अपने माता पिता के घर से निकलना था और उसे रूममेट चाहिए था, तो सब ठीक ठाक लग रहा था। अब घर की बात करते हैं। वो एक सबर्बन इलाके में बसा हुआ कैबिन था। उसका निर्माण 1700 के किसी दौर में हुआ था। जिस सड़क पर वो कैबिन था उसका नाम उसी परिवार के नाम पर था जिसने कभी उस घर और आसपास की जमीन का मालिकाना रखा था। कभी उन्होंने बहुत बड़ा इलाका अपने पास रखा था, और आज वही अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक है। अगर आप अमेरिकन कॉलोनियल कैबिन सर्च करेंगे तो आपको उस कैबिन जैसी ढेर सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। शुरुआत में हमें लगा कि शायद ये दासियों के रहने की जगह रही होगी, क्योंकि वो इलाका एक तंबाकू उगाने वाला इलाका था। लेकिन बाद में पता चला कि वहां असल में एक अस्तबल था। ये बात सही भी लगती है, क्योंकि एक बार हमारा कुत्ता जमीन से घोड़े की नाल खोद कर लाया था, जो आज भी मेरे पास रखी है। जिस रात हम वहां शिफ्ट हुए वो जगह बहुत अजीब लग रही थी। ऊपर वाले हिस्से में यानी मेरे कमरे में कोई दरवाजा नहीं था। नीचे वाले बेडरूम में भी कोई दरवाजा नहीं था। कैबिन का बेडरूम 80 के दशक के बाद में जोड़ा गया था। पिछले मालिकों ने जरूरी किचन और बाथरूम भी बनवाए थे, क्योंकि पुराने डिजाइन में वो थे ही नहीं। वहां शिफ्ट होते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। घर हमेशा अंधेरा, ठंडा और सीलन भरा लगता था।
जैसे किसी तहखाने में लगता है। शायद ऐसे घर में ये उम्मीद की जा सकती है क्योंकि वो बहुत पुराना था, लेकिन वहां कुछ और भी था। वो सब कुछ खरोचने की आवाजों से शुरू हुआ। हर रात जब मैं बिस्तर में होता तो मुझे अपने बिस्तर के ठीक नीचे सर के पास खरोचने की आवाज से नींद खुल जाती। शुरुआत में मुझे लगा कि चूहे होंगे, लेकिन ध्यान से सुनने पर समझ आया कि वो छोटी छोटी आवाजें नहीं थी। वो एक लंबी खिंचाव जैसी आवाज थी, जैसे कोई 1 फुट तक खुरच रहा हो और फिर से दोबारा वही कर रहा हो। मैं बस सर ढक लेता, कान दबा लेता और आंखें बंद कर लेता। मैं 23 साल का था और फिर भी डर के मारे सिमट जाता था। और सच कहूं, लकड़ी खुरचने वाली आत्माओं से भिड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। एक रात जब मैं बिस्तर पर था, फिर से वही शुरू हुआ। आमतौर पर मैं सो जाता था, लेकिन इस बार मैं जाग रहा था। आवाज मेरे कमरे के दाएं कोने की छत से शुरू हुई, फिर दीवार के साथ नीचे की ओर आई और खुरचती हुई सीधे मेरे नीचे पहुंच गई। थोड़ी देर बाद आवाज कमरे के आर पार गई, फिर दीवार तक लौटी और गायब हो गई। अब आपको बताता हूं कि वो आवाज चूहों की क्यों नहीं हो सकती। कैबिन की दीवारें ठोस लकड़ी की थी। अंदर के लट्ठे वही थे जो बाहर दिखते थे। फर्श के नीचे कोई खाली जगह नहीं थी। नीचे की छत और ऊपर का फर्श सटा हुआ था। जैसा मैंने कहा, वो पूरा का पूरा पुराना कैबिन था। तो अब मैं थोड़ा जल्दी बताता हूं। मैं डर गया और नीचे सोने लगा। मेरी रूममेट, जो अब मेरी पत्नी है, उसने पूछा कि क्या हुआ, और मैंने उसे सब बता दिया। मेरी बात सुनने के बाद उसने जो बताया, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, जब वो घर में अकेली होती है तब भी वही सब होता है, और ये सब पहले ही हफ्ते से शुरू हो गया था। अब आता है कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। जब हम शिफ्ट हुए थे तो मुझे खिड़कियों पर लगे सारे स्क्रू निकालने पड़े जो पिछले किराएदार ने लगाए थे। एक बाहरी दरवाजा भी था जिसे उसने पूरी तरह स्क्रू से बंद कर रखा था। अवन के अंदर अजीब सा खरगोशों का खाना भी मिला था। पिछले किराएदार के नाम आने वाले सैकड़ों कैटलॉग्स पर हमें लिखना पड़ा कि वो यहां नहीं रहता। हम मजाक में कहते थे कि वो आदमी कोई घर में बंद शैतान की पूजा करने वाला रहा होगा, लेकिन अब लगता है हम शायद गलत भी नहीं थे। हम दोनों नीचे लिविंग रूम में सोने लगे। एक साथ होने में थोड़ा सुकून मिलता था। जब कोई साथ हो तो डर थोड़ा कम लगता है। फिर एक रात मुझे एक सपना आया। एक अंधेरा साया मेरी तरफ पड़ रहा था। सपना थर्ड पर्सन में था, जैसे मैं खुद को सोते हुए देख रहा हूं। वो साया मेरे सर के ऊपर झुकने लगा और उसी वक्त मेरे सर में दबाव बढ़ने लगा और कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। वो दर्द इतना तेज था कि मैं झटके से जाग गया और कमरे में देखने लगा। मैंने देखा टीवी चल रहा था और करीब 1 सेकंड बाद टीवी अपने आप बंद हो गया। वैसे टीवी पहले भी अपने आप ऑन ऑफ होता था, लेकिन इस बार उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और मुझे पक्का याद था मैं टीवी बंद करके ही सोया था। वो टीवी मैंने ही बंद किया था, तो फिर वो चालू कैसे था? उस रात के बाद मैं अपनी फ्रेंड के कमरे में सोने लगा। उसने कहा कि उसके कमरे में कुछ खास नहीं होता, शायद इसलिए क्योंकि वो हिस्सा बाद में जोड़ा गया था। सही वजह मैं भी नहीं जानता। खैर, हमारे भूत ने हमें मिलाने का काम कर दिया। अब हम शादी के 5 साल बाद बच्चे की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं कहानी पर वापस आता हूं। एक बार मैं ऊपर पढ़ रहा था और मुझे नींद आने लगी, और तभी खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। अब मैं उस आत्मा से तंग आ चुका था। अगले दिन भी वही हुआ। अजीब बात यह थी, जब मैं वहां नहीं होता था तब कुछ नहीं होता था। जब अगले दिन भी फिर से वही हुआ तो मैं उस पर चिल्लाया और उसे कहा कि हमें अकेला छोड़ दो, और यह भी कहा कि मैं उसकी बकवास से थक चुका हूं। और हैरानी की बात यह है कि यह चीज कुछ हद तक काम भी कर गई, कम से कम कुछ समय के लिए। फिर जब मैं घर में अकेला होता
तो अलार्म अपने आप बजने लगता। जैसे ही मेरी पत्नी बाहर जाती, दराज खुल जाते और सामने के दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होते। लेकिन धीरे धीरे सब रुक गया। पहले कम हुआ और फिर बिल्कुल खत्म हो गया। शायद जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। आज वहां मेरे ससुराल वाले रहते हैं, वही हमारे मकान मालिक थे। अब वो घर प्यारा, घरेलू और सुकून भरा लगता है। अब जब भी मैं वहां अकेला होता हूं तो वो नफरत, वो बुराई महसूस नहीं होती। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये सब दोबारा भी झेल लूंगा। जो कहानी मैं अब आपको सुनाने वाला हूं, वो मेरे पिता और मेरे चाचा के साथ घटी थी। मेरे पिता एक ट्रक ड्राइवर थे और छुट्टियों के दौरान मेरे चाचा उनके साथ एक क्रॉस कंट्री ट्रिप पर गए थे। उस वक्त दोनों काफी जवान थे। मेरे पिता 22 साल के थे और मेरे चाचा सिर्फ 16 के। यात्रा के तीसरे दिन वो शाम के समय नेवाडा में एंटर हुए। करीब 1 घंटे बाद मेरे पिता ने कहा कि वो अगले रेस्ट स्टॉप पर रुकना चाहते हैं और मेरे चाचा ने हामी भर दी। उन्होंने नक्शा देखा। अगला रेस्ट स्टॉप करीब 3 मील दूर था। जैसे जैसे वो रेस्ट स्टॉप के पास पहुंचे, मेरे चाचा ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखो, कितना बड़ा कायोटे है। वो उस कायोटे को देखकर चौंक गए थे। मेरे पिता ने भी उस कायोटे की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ, ये तो सच में बहुत बड़ा है। और तभी वो कायोटे उस छोटे से जंगल में गायब हो गया जिससे वो लोग गुजर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो रेस्ट स्टॉप पर रुके तो मेरे पिता ने देखा कि वहां लगभग कोई भी नहीं था। उनकी छाती में अजीब सी बेचैनी हुई और उन्हें अफसोस हुआ कि वो अपनी बंदूक घर ही छोड़ आए थे। तभी मेरे चाचा बोले, आखिरकार एक बड़ा वाला ब्रेक मिल ही गया। वो ट्रक से कूदकर नीचे उतरे और ट्रक स्टॉप के दूसरी तरफ बने बाथरूम की ओर चल दिए। मेरे पिता ने जल्दी जल्दी ट्रक के पीछे अपना बिस्तर लगाया और पैजामा पहन लिया। जैसे ही वो बिस्तर में घुसने वाले थे, मेरे चाचा दौड़ते हुए वापस आए, दरवाजा झटके से खोला, अंदर कूदे और उसे लॉक कर दिया। मेरे पिता ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बाथरूम के बाहर झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाया, उन्होंने हाफती हुई आवाज में कहा। फिर उन्होंने भी पैजामा पहना और ऊपर वाले बंक पर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों सो गए और मेरे पिता काफी गहरी नींद में चले गए। लेकिन मेरे चाचा बार बार ट्रक के चारों ओर घूमती हुई हल्की थपथपाने की आवाज से जाग जाते थे। आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे लकड़ी के फर्श पर कुत्ते के पंजे की आवाज होती है। कई बार ऐसा होने के बाद उन्होंने सोचा कि बस बहुत हो गया और आखिरकार सोने के लिए तकिया कानों पर रख लिया। अगली सुबह मेरे पिता ने नेवाडा की चमकदार धूप में आंख खोली। वो उठे और दांत साफ करने और ताजा होने बाथरूम गए। जब वो वापस ट्रक के पास आए तो देखा कि पैसेंजर साइड का दरवाजा खरोंचों से भरा था, जैसे किसी कुत्ते ने अपने पंजे उस दरवाजे पर घसीटे हों। सामान रखने के बाद उन्होंने एक सिगरेट जलाई। उसी वक्त मेरे चाचा भी ट्रक से निकले, धीरे से गुड मॉर्निंग बुदबुदाया और बाथरूम की तरफ चल दिए। जैसे ही चाचा की नजर उन खरोंचों पर पड़ी, उन्होंने मेरे पिता से पूछा, अरे तुमने ये देखा क्या? मेरे पिता बोले, हाँ कोई नहीं, मैं इस पर पेंट करवा दूंगा। और फिर वो निकल पड़े और अगले गैस स्टेशन पर स्नैक्स लेने रुके। क्वीन रिवर क्रॉसिंग वो बिना किसी घटना के पार कर गए। हैप्पी क्रीक के आधे रास्ते में वो गाड़ी रोककर बाहर उतरे। जैसे ही वो वापस ट्रक में चढ़े, उन्हें पास ही कहीं से एक डरावनी हुंकार सुनाई दी। वो फटाफट अंदर कूदे और गाड़ी भगा दी। हैप्पी क्रीक पार करने के बाद जब सड़क पूरी तरह सुनसान थी, मेरे चाचा ने पूछा कि क्या वो टॉयलेट जा सकते हैं। मेरे पिता ने हाँ कहा और उन्होंने ट्रक साइड में रोक दिया। उसी पल किसी चीज ने जोर से ट्रेलर को टक्कर मारी और वो कसम खाकर कहते हैं, उन्हें पहले एक गुर्राहट सुनाई दी, फिर एक अजीब सी आवाज आई जो आउच जैसी लगी। बिना कुछ सोचे मेरे पिता ने गियर डाला और एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया। जिस चीज ने उन्हें मारा था
वो अब ट्रक के कैबिन के बगल में दौड़ रही थी। ट्रक 80 की स्पीड पर था और भी तेज होता जा रहा था। वो जीव 4 पैरों से दौड़ते दौड़ते आसानी से 2 पैरों पर आ गया और भी तेज हो गया। जल्दी ही वो ट्रक से भी आगे निकलने लगा। हेडलाइट्स में उन्हें उसके फर और पिछले पैर दिखे जो किसी कुत्ते या कायोटे जैसे लग रहे थे, लेकिन उसकी पूंछ बिल्कुल गलत थी। वो मुड़कर ट्रक की तरफ देखने लगा और फिर उसने एक शैतानी चीख निकाली। भेड़िए की हुंकार, औरत की चीख और खरगोश के मरने की आवाज, वो उन तीनों आवाजों का मिला जुला रूप थी। उस रात मेरे पिता और चाचा ने जो दहशत झेली उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। जैसे ही ट्रक उससे टकराने वाला था, वो छलांग लगाकर बोनट पर चढ़ गया और इंजन वाले हिस्से को नोचने लगा। मेरे पिता ने जोर से हॉर्न बजाया और वो उछलकर नीचे गिरा और ट्रक उसके ऊपर से निकल गया। मेरे पिता ने ट्रक को 100 मील प्रति घंटे से भी ऊपर धकेल दिया और किसी तरह बच निकले। दूर से उन्हें वही राक्षसी चीख फिर से सुनाई दी, लेकिन वो बचकर निकल गए। खुशकिस्मती से बाकी की यात्रा बिना किसी और घटना के पूरी हो गई। ह्यूस्टन में ट्रेलर छोड़ने के बाद और नुकसान को लेकर ढेरों सवालों के बीच उन्होंने अपने पिता से सिएटल के लिए प्लेन टिकट दिलाने को कहा और वो उड़कर वापस चले गए। जब उनके पिता ने पूछा कि क्या हुआ था, तो वो दोनों चुप रहे और तब से उन्होंने इस बारे में कभी ज्यादा बात नहीं की। ये उस वक्त की बात है जब मैं करीब 11 साल का था। मेरे पिता ने मेन के जंगलों में एक लकड़ी का कैबिन खरीदा था। वो इलाका पूरी तरह सुनसान था और भले ही आसपास पड़ोसी थे, हम उन्हें शायद ही कभी देख पाते थे। हम पहले भी वहां कुछ रातें बिता चुके थे। वैसे वहां पहुंचने के लिए करीब 250 मील का सफर करना पड़ता था। हमने एक लंबे वीकेंड के लिए फिर से वहां जाने का फैसला किया। कैबिन काफी पुराना था, इसलिए मेरे माता पिता ने उसे थोड़ा बेहतर बनाने के लिए मरम्मत करवाने का सोचा। तो उन्होंने कारीगरों को बुलाया जो कमरों में काम कर रहे थे। इस वजह से उस समय सोने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही बेडरूम था। रात होते ही हम सब सोने की तैयारी करने लगे। उस एक कमरे में हम 6 लोग थे, माँ, पापा, मैं, मेरे 2 भाई और मेरी छोटी बहन। आधी रात को मैं लिविंग रूम से आती बिल्कुल साफ जूतों के कदमों की आवाज से जाग गया। हमारा बेडरूम सीधे लिविंग रूम से जुड़ा हुआ था। हमारे और लिविंग रूम के बीच बस एक पुराना सा लकड़ी का दरवाजा था और उस पर जंग लगी हुई कुंडी थी। अगर कोई जोर से दरवाजे पर लात मारता तो वो लॉक जरूर टूट जाता। मैं अभी पूरी तरह जागा नहीं था। दिमाग धुंधला सा था, जैसा नींद से उठते वक्त होता है। मैं पूरी तरह होश में नहीं था और तभी मैंने अपनी बहन की आवाज सुनी, क्या तुम्हें भी ये सुनाई दे रहा है? तभी मुझे समझ आ गया कि ये कोई सपना नहीं है, ये सच में हो रहा है। मैंने झट से उठकर दूसरे बिस्तर की तरफ देखा। मेरे माता पिता और मेरी बहन सब दरवाजे की तरफ और एक दूसरे को देख रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं। और फिर मेरी बहन ने कहा, क्या हम मरने वाले हैं? जिसने हालात को और भी बदतर बना दिया। उसी वक्त मेरा दूसरा भाई भी जाग गया और कदमों की आवाज थोड़ी देर के लिए रुक गई और फिर दोबारा शुरू हो गई। ध्यान देने वाली बात यह थी कि कदमों की आवाज दूर जाती हुई नहीं लगी, मतलब आवाज वहीं आसपास से आ रही थी। हम सब डर और चिंता में एक दूसरे को देखते रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कोई अंदर आया कैसे और आया क्यों। जैसे ही मेरा आखिरी भाई जागा, कदमों की आवाज फिर से रुक गई। तभी मेरे डैड बिस्तर से उठे और बेड के नीचे रखी कुल्हाड़ी उठा ली और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने धीरे से दरवाजे पर कान लगाए और सुनने की कोशिश की कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। फिर एक ही झटके में कुल्हाड़ी को संभालते हुए उन्होंने दरवाजा खोला। वो लिविंग रूम में गए और बाकी कमरों को चेक करने लगे और पक्का किया कि सब ठीक है। और सच में सब कुछ ठीक था। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं।
कैबिन में घुसने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि कुछ भी छेड़ा नहीं गया था। जैसा आप सोच ही सकते हैं, उस रात दोबारा सो पाना नामुमकिन था। अगली सुबह उठने पर भी कैबिन में घुसने का कोई तरीका नहीं मिला। कुछ भी बदला या तोड़ा नहीं गया था। मुझे पिछली रात की हर बात याद थी। वो साफ साफ सुनाई देने वाले जूते वाले कदम। मैंने अपने परिवार से भी पक्का किया कि वो कोई सपना नहीं था। हम सब ने वही चीज सुनी थी, क्योंकि किसी इंसान का अंदर आना संभव ही नहीं था। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो कुछ असामान्य या पैरानॉर्मल था। बचपन में मेरे साथ ऐसे अनुभव पहले भी हो चुके थे। मैंने और मेरे परिवार ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। और हां, इतना तय है कि वो जूतों की आवाजें घर के अंदर से ही आई थी। अगर आपके पास कोई तार्किक वजह हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। वो साल 1980 की गर्मियों का मौसम था। मेरे परिवार में एक परंपरा थी कि हर साल जंगल के बीच बने हमारे लकड़ी के केबिन में जाना ही है। हम वहां s'mores बनाते, मजाक करते और करीब एक हफ्ते तक साथ में समय बिताते। असल में ये पूरे खानदान से मिलने का बहाना होता था, ताकि छुट्टियों में जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त हों तो जबरदस्ती ना मिलना पड़े। क्योंकि छुट्टियों में हम अक्सर बाकी रिश्तेदारों और जिम्मेदारियों में उलझे रहते थे। इसलिए तय था कि गर्मियों का वो एक हफ्ता परिवार के लिए पवित्र माना जाएगा। परिवार का एक सदस्य ऐसा भी था जो थोड़ा सा अलग थलग रहता था, और कुछ साल पहले ही उसने इस परंपरा से जुड़ना शुरू किया था। उस इंसान से हमारी ज्यादातर बातचीत बस इन्हीं मौकों तक सीमित थी। मैं बात कर रहा हूं मेरी आंटी म्यूरियल की। वो पूरी जिंदगी अनमैरिड रही, कभी शादी नहीं की और ना ही कभी किसी प्रेम संबंध की बात सामने आई। मेरे परिवार के मुताबिक वो एक बहुत चिड़चिड़ी और दुखी औरत थी, और मैं ये सबसे अच्छे शब्दों में बता रहा हूं। वो चिमनी की तरह धूम्रपान करती थी, बेहिसाब शराब पीती थी और कुल मिलाकर बहुत नकारात्मक इंसान थी। और ये सब मैं उनकी अच्छी तस्वीर पेश करने की कोशिश में कह रहा हूं। इसलिए परिवार की होते हुए भी हम उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि जैसे ही वो पीना शुरू करती, जो वो अक्सर करती थी, उनका मूड खराब हो जाता और वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, उस साल उनसे मिलने का किसी को कोई खास शौक नहीं था। हमें बताया गया कि वो कुछ दिन पहले ही कैबिन पहुंच चुकी थी। उस साल गर्मी झुलसा देने वाली थी और कहा गया कि वो सबके लिए बिस्तर तैयार करेंगी और फ्रिज को भी भर देंगी। फिर जिस दिन हमें जाना था, हम निकल पड़े। याद रखिए, यह 80 का दशक था। मोबाइल फोन या ऐसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए कुछ समय से उनकी कोई खबर ना मिलना बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। सबसे पहले हम पहुंचे। मैं और मेरी बहन गाड़ी से कूदे, जबकि मेरे माता पिता सामान निकालने के लिए डिग्गी खोलने लगे। मैंने दरवाजा खोला और ऐसी भयानक बदबू आई कि मेरी नाक फटने को हो गई। मुझे उसी पल उल्टी आने वाली थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह बदबू किस चीज की है, और मेरी बहन के मना करने के बावजूद जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे उसकी वजह दिख गई। फर्श पर खून के तालाब में आंटी म्यूरियल पड़ी थी, मरी हुई। वो साफ तौर पर कई दिनों से वहीं थी। वो बदबू असहनीय थी। जैसा मैंने बताया, गर्मी बहुत ज्यादा थी और उस मौसम में शरीर का सड़ना, सब कुछ बहुत भयानक हो चुका था। ऊपर से वो काफी ज्यादा वजनदार भी थी। हम चीख पड़े, बाहर भागे और माता पिता को बुलाया। एक बार बदबू सूंघते ही और हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने अंदर जाकर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। उन्हें फोन ढूंढने शहर जाना पड़ा। करीब 40 मिनट की ड्राइव करनी पड़ी। पुलिस से संपर्क किया और लगभग 3 घंटे बाद लौटे। तब तक कुछ और रिश्तेदार भी आ चुके थे, कजन, चाचा, मौसी, और आखिरकार पुलिस भी पहुंच गई। हम करीब 20 लोग कैबिन के बाहर बैठे थे। हम मायूसी से देखते रहे और पुलिस वाले अपना काम करते रहे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए वहां से चले जाना ही बेहतर होगा।
कुछ बड़े लोग वहीं रुक गए और मेरे चाचा हमें अपने फार्म हाउस ले गए, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वहां पहुंचकर हम सब खामोशी से बैठे रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो रात बहुत भारी थी। हम सब उस रात चाचा के घर रुक गए। अगले कुछ दिनों में बड़े लोग अंतिम संस्कारी की तैयारी में लगे रहे और साथ साथ पुलिस से संपर्क में रहे, ये पक्का करने के लिए कि कोई साजिश तो नहीं थी। जब सारी जानकारी सामने आई तो पता चला कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। कथित तौर पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, फिर वो फिसल गई और गिर गई। उनकी टांग और कूल्हे की हड्डी टूट गई थी और वहीं खून बहने से उनकी मौत हो गई। अगर मुझसे पूछो, वो मरने का बहुत ही भयानक तरीका था। वो लगभग 3 दिन से वहीं पड़ी थी। मतलब जिस दिन वो आई थी लगभग उसी दिन उनकी मौत हो गई थी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है। मुझे ये बहुत दुखद लगा। भले ही मैं उन्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन कोई भी ऐसे मरने का हकदार नहीं होता। हम कभी उस कैबिन में वापस नहीं गए। उसे बेच दिया गया और आगे उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। परिवार की मुलाकातें अब कहीं और होने लगी, लेकिन एक बात हमेशा के लिए रह गई। उस दिन के बाद से मैंने कभी किसी कैबिन में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस दिन जो मंजर मैंने देखा था उसने मुझे जिंदगी भर के लिए डरा दिया।